सूरज की किरण के साथ वो खेतों की तरफ कदम बढ़ाता है, पसीने की हर बूंद से धरती से सोना उगाता है। मिट्टी से उसका गहरा नाता है, मेहनत उसकी भाषा है। धूप छाँव में हंसता है, हर मौसम को सहता है। वो कोई और नहीं, किसान है जो अन्न उगाता है। जी हाँ किसान भाइयों, आज आपकी डिमांड के ऊपर वरिष्ठ वैज्ञानिक के साथ श्री डॉक्टर स्वप्निल दुबे जी के साथ हम खास चर्चा करेंगे और चर्चा होगी मूंग की खेती को लेकर, ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती को लेकर, जिसमें जानेंगे कि मूंग का उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और रायसेन कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर स्वप्निल दुबे जी। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि मूंग की जो फसल है उसकी जो बोनी है वो उसका समय एक तो क्या होता है, और बोनी लगभग अब तो हो चुकी है, लेकिन जो किसान रह गए हैं वो यदि बोनी करना चाहें अभी, तो वो किस तरह की सावधानी बरतें और क्या उपाय बरतें कि उनका जो उत्पादन है वो घटे ना। बहुत ही समसामयिक प्रश्न है। जैसा कि इस समय देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जो है ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई जो है अधिकांश क्षेत्रों में हो गई है, और मूंग की बुआई का उपयुक्त समय रहता है 20 अप्रैल तक। 20-25 अप्रैल तक हमारी मूंग की बुआई हो जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी 60 दिन 65 दिन की फसल है। यदि हम ज़्यादा लेट जाते हैं तो फिर वहाँ जून के माह में पानी आ जाता है, तो हम फसल की कटाई नहीं कर पाते। तो इसका किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि 20, 22, 25 अप्रैल तक इसकी हम बुआई कर लें। और जिन क्षेत्रों में बुआई हो गई है वहाँ पे वो अपने जो है फसलों की सतत निगरानी रखें, सुबह शाम खेतों का निरीक्षण करें। यदि कोई कीट व्याधि आ रहा है, रोग बीमारी आ रहा है, तो उसका नियंत्रण अवश्य करें। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि अब जिन किसान भाइयों ने बोनी कर दी है, पौधा बड़ा हो रहा है, तो पौधे को अच्छा ग्रोथ मिले उसके लिए कौन कौन से जो खाद है, जैविक खाद है, रासायनिक खाद है, या और जो छिड़काव है, तरल खाद है, वो कौन से देने चाहिए। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्रों में मूंग की बोनी लगभग 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन की हो गई है, और फसल की बढ़वार के लिए आवश्यक है पोषक तत्वों की पूर्ति। तो सामान्यतः हमारे किसान भाई जब मूंग की बोनी करते हैं तो डीएपी खाद का उपयोग करते हैं, जिससे नाइट्रोजन और स्फुर की पूर्ति हो जाती है, और अन्य पोषक तत्वों की भी पूर्ति आवश्यक होती है। तो जहाँ पे अभी फसल 15 से 20 दिन की हो चुकी है, उन क्षेत्रों में NPK 18-18-18 या NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20, तीनों में से कोई एक जो हमारा जैविक जो हमारा रासायनिक जो है उर्वरक है, इसका हम उपयोग करेंगे। मात्रा रहेगी 1 किलोग्राम पाउडर, 200 लीटर पानी और घोल बना के हम छिड़काव करेंगे। ध्यान ये रखना है किसान भाइयों कि जब भी मूंग में कोई भी दवा का, कीटनाशक का, खरपतवार नाशक का या उर्वरक का, जल विलेय उर्वरक का छिड़काव करें, तो ध्यान ये रखें कि सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच और शाम को 4 से 7 बजे के बीच हम अपना छिड़काव करें। पानी की मात्रा कम से कम 200 लीटर होना चाहिए, पानी की मात्रा कम नहीं होना चाहिए, जिससे उसका हमको प्रभाव जो है बहुत अच्छा मिलता है। तो किसान भाई पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक है NPK का आप उपयोग करें, जिससे हमारी फसल और अच्छी होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उम्मीद है किसान भाइयों को ये ज़रूर लाभान्वित करेंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आपने एक टाइमिंग का बताया कि जो टाइमिंग में छिड़काव करना चाहिए सुबह और शाम का, तो उसका मौसम गर्मी से भी कुछ उसका हाँ, उसका असर रहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तापमान लगभग 42 डिग्री के आसपास पूरे प्रदेश में चल रहा है, और जब हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तेज़ गर्मी में जब हम छिड़काव करते हैं, तो उससे हमारा जो छिड़काव जो हमने किया है उसकी थोड़ी गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो चूँकि सुबह 7 से 10 बजे तक इतने टेम्परेचर नहीं रहता है, तो किसान भाई इसका विशेष ध्यान रखें कि अधिक गर्मी में यदि हम दवाई का छिड़काव करेंगे तो हमको उसके परिणाम जो है सकारात्मक नहीं मिलेंगे। तो टाइम का विशेष ध्यान रखें, सुबह 7 से 10 और शाम को 4 से 7 बजे के बीच ही हम किसी भी दवा का छिड़काव करें। ये जो छिड़काव की बात की आपने, ये पौधों के पोषण के लिए जी। जो फसल में जो गर्मी की जो मूंग की फसल है उसमें कीट जो है वो ज़्यादा परेशान करते हैं, इल्लियाँ होती है, जैसे पीली इल्ली की बात है और पीला रोग है। जी जी। इसको किस तरह से काबू करें किसान? मूंग की फसल में, उड़द की फसल में एक आम समस्या रहती है कि पीला रोग आता है, और ये पीला रोग आता है, एक सफ़ेद मक्खी रहती है
सफ़ेद मक्खी के प्रकोप के कारण फसल में जो है पीला रोग आता है। तो किसान भाई इसका तो खड़ी फसल में भी उपचार है, पर हमेशा ध्यान रखें जब भी आप मूंग की, उड़द की, सोयाबीन की बुआई करते हैं तो इसका जो है बीज उपचार हमको अवश्य करना है। बीज उपचार के लिए दवाई आती है थायोमिथाक्जाम 30 FS के नाम से, जिसकी मात्रा रहेगी 10 ml प्रति किलो बीज, या एक और दवाई आती है इमिडाक्लोप्रिड 48 FS के नाम से, इसकी मात्रा रहेगी 1.25 ml प्रति किलो बीज। तो दोनों में से किसी एक दवा से यदि हमारे किसान भाई मूंग को, उड़द को, सोयाबीन को, भिंडी को, पपीता को यदि उपचारित करते हैं तो शुरुआत से पीला रोग आने की संभावना कम रहती है। तो इसका हमारे किसान भाई विशेष ध्यान रखें। और इस समय यदि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पीला रोग दिख रहा है तो आप इसमें 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। किसान भाई जब भी हम खेत में जाते हैं तो शुरुआत में हमको खेत में 2-4 पौधे, 10 पौधे, 20 पौधे पीले दिखते हैं, उस समय हम ध्यान नहीं देते, तो यह हमारी एक गलती होती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जैसे ही हमें खेत में 2-4, 10 पौधे पीले दिख रहे हैं तो उन पौधों को उखाड़ के नष्ट करें, क्योंकि यदि उन पौधों को उखाड़ेंगे नहीं तो ये सफ़ेद मक्खी पूरे खेत में जो इस रोग को फैलाती है, वाहक का कार्य करती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, शुरुआती अवस्था में 2-4 पौधों को ही उखाड़ के नष्ट करके दें। और सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स, कई तरह के पायरेथ्राइड्स आते हैं सिंथेटिक, जैसे अल्फा मेथ्रेन, साइपरमेथ्रेन, डेल्टा मेथ्रेन, इनका हम छिड़काव न करें। और इसके लिए 3-4 उपयुक्त दवाइयाँ हैं जिनको हम बता रहे हैं, जैसे थायोमिथाक्जाम है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। थायोमिथाक्जाम जो है 20 WP आता है, एसिटामिप्रिड जो है 20 SP आता है, हमारा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL आता है। तो थायोमिथाक्जाम या थायोमिथाक्जाम का हम उपयोग करते हैं तो इसकी मात्रा रहेगी 50 ग्राम प्रति एकड़। इमिडाक्लोप्रिड का हम उपयोग करते हैं तो इमिडा की मात्रा रहेगी हमारी 17.8 SL है, तो 100 ml प्रति एकड़। दोनों में से किसी एक दवा का हम छिड़काव करेंगे तो हमारी जो सफ़ेद मक्खी ये हमारी नियंत्रित हो जाएगी। तो किसान भाइयों, यदि आपकी मूंग की फसल में पीला रोग लग जाए तो शुरुआत में ही उसको काबू किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पेड़ आपको पीले दिखे उनको शुरुआत में ही उखाड़ कर खेत से अलग कर दें, तो ये रोग बाकी फसल में फैलने से बच जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि एक समस्या ये तो कीट की हो गई, एक और समस्या है ग्रीष्मकालीन मूंग में खरपतवार की। खरपतवार को किस तरह से कीटनाशक या जो भी दवाई होती है उसके ज़रिए किस तरह से उसको ख़त्म किया जा सकता है? किसी भी फसल में खरपतवार एक मुख्य समस्या होती है, ग्रीष्मकालीन मूंग में भी ये समस्या आती है। और खरपतवार का जो हम नियंत्रण करते हैं इसके लिए आवश्यक है इसकी अवस्था। तो जैसे ही मूंग की फसल हमारी 3 पत्ती 4 पत्ती की होती है और 15 से 20 दिन की हमारी फसल होती है, उसी समय हमको खरपतवार नाशक दवा का उपयोग करना चाहिए। कई बार किसान भाई क्या होता है कि ये अवस्था को छोड़ देते हैं या फसल ज़्यादा बड़ी हो जाती है, 30-35 दिन पे यदि हम खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करते हैं तो हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। तो ये बात ध्यान रखें कि मूंग में यदि खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करना है तो हम 15 से 20 दिन की अवस्था या 2 से 3 पत्ती की अवस्था पे खरपतवार नाशक का छिड़काव करें। इसके लिए कई तरह के खरपतवार नाशक बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे हमारा परशूट करके दवाई आती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। मात्रा रहेगी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से। तो खरपतवार नियंत्रण के समय हमको ध्यान ये रखना है कि पानी की मात्रा, फिर हम बता रहे हैं कि 1 एकड़ में जो है हमको कम से कम 200 लीटर पानी लेना है, पानी की मात्रा हमको कम नहीं करना है। और जब भी खरपतवार नाशक का छिड़काव करें तो इसके साथ किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक को न मिलाएं। सामान्यतः हम देखते हैं कि किसान भाई ये गलती करते हैं कि खरपतवार नाशक के साथ कई दवाइयों को और मिला लेते हैं। तो किसी भी दवाइयों को खरपतवार नाशक के साथ ना मिलाएं, तो इससे हमको इसके बेहतर परिणाम जो है मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और मेरा अगला प्रश्न है कि पौधों की जड़ों में जो रोग लगता है और जड़ें जो है गल जाती हैं मूंग की फसल में, क्योंकि कम दिन की फसल है जी। और हम काफ़ी जैविक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो गलन है जड़ों की, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है? उसके लिए क्या उपाय अपनाएं? मूंग की फसल में एक आम समस्या आती है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में हम देखते हैं कि गेहूं के बाद हम मूंग को लगाते हैं, नरवाई हमारी सड़ती नहीं है। तो कई जगह ये समस्या आती है कि मूंग की जड़ें जो है सूखती हैं और गल जाती हैं, पौधा सूख जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है हमको फफूंदनाशक दवा का उपयोग करना। बीज उपचार के समय भी जब हम मूंग की बुआई करते हैं तब भी हम फफूंदनाशक दवा जैसे कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि 1 कुंटल मूंग है तो हमको 200 ग्राम
ग्राम पाउडर की आवश्यकता होगी। और यदि खड़ी फसल में हमको जड़ सड़न रोग दिख रहा है तब भी हम कार्बनडाजिम मैनकोजेब 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से घोल बना के हम छिड़काव कर सकते हैं। या थायोफेनेट मिथाइल आता है 70 WP 300 ml प्रति एकड़ की दर से हम घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इसमें हम जैविक उपचार भी कर सकते हैं। खड़ी फसल में ट्राइकोडर्मा विरिडी एक जैविक फफूंदनाशक है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी का 1 किलोग्राम पाउडर को 200 लीटर पानी में हम घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। तो यदि उपयुक्त फफूंदनाशक का हम छिड़काव करेंगे तो मूंग की फसल में जो जड़ सड़न की समस्या है इसको हम आसानी से नियंत्रित करके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जैविक जो पाउडर है उसके इस्तेमाल की बात कही, मुझे याद आता है MP एग्रो नर्मदा तरल जैविक प्रोडक्ट बनाता है जी। अपने मध्य प्रदेश सरकार का ही उपक्रम है जी। तो उसका जो राइजोबियम है, नाइट्रोजन है, फास्फेट है और भी जो अन्य प्रोडक्ट है तरल जैविक, मतलब मेरे ख्याल से भारत में तरल जैविक मध्य प्रदेश में ही और मध्य प्रदेश सरकार का MP एग्रो ही बनाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है जी। तो इसका इस्तेमाल किस तरह से किसान भाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसानों तक मेरे ख्याल से नहीं पहुंची है। बिल्कुल सही है, बहुत ही समसामयिक प्रश्न है। जैसा हम देख रहे हैं कि फसलों में तरल जैविक उर्वरकों का उपयोग जो है अधिकांश क्षेत्रों में किसान भाई जो है कर रहे हैं, पर कई क्षेत्रों में अभी भी जानकारी नहीं है। तो फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक है जो हमारी फसलें रहती हैं उसके लिए, जैसे दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर का हम उपयोग करते हैं। हमारी जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, गेहूँ होता है, धान होता है, मक्का होता है, इसके लिए हम दूसरे जो है एजोटोबैक्टर करके आता है उसका हम उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग यदि हम बीज उपचार के समय करते हैं तो निश्चित इससे हमारी फसलों को जो है वृद्धि होती है। और ख़ास तौर पे एक और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि मूंग की फसल में कई बार किसान भाई यूरिया का छिड़काव करते हैं, जो कि यूरिया का छिड़काव करना पूर्णतः जो है उचित नहीं है, क्योंकि हमारी जो दाल वाली फसलें हैं, मूंग है, उड़द है, अरहर है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इन सब पौधों में नीचे गठाने होती है जिसको हम राइजोम कहते हैं, और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों को पहुँचाने का कार्य करती है। तो किसान भाई कभी भी ध्यान रखें कि जो हमारी दलहनी फसल है इसमें खड़ी फसल में यूरिया का छिड़काव ना करें। तो किसान भाइयों, आपने सुना, यूरिया में कतई, मूंग की फसल में कतई यूरिया का छिड़काव ना करें क्योंकि ये दलहनी फसल है। और डॉक्टर साहब ने एक और बात कही कि जो मूंग की फसल है उसकी जड़ों में नाइट्रोजन राइजोबियम बनता है जी। तो मेरा इससे जुड़ा थोड़ा अलग सवाल है, लेकिन इससे जुड़ा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो मूंग की फसल है वो क्या नाइट्रोजन ज़मीन के लिए ज़रूरी है, तो क्या ये अगली फसल के लिए भी हमारे खेत को तैयार करती है, उर्वरक देती है मूंग की फसल? क्योंकि जड़ों में जो गठान होती है उसमें ये बनता है, क्योंकि अगली फसल के लिए अगले फसल के लिए लाभदायक होती है। पर एक बात यहाँ पर और भी है, जैसे कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि जो हमारी खरीफ की फसल है, सोयाबीन है, धान है, फिर गेहूं, चना है, और फिर ग्रीष्मकालीन जो है मूंग लग रही है। तो जिन जिन क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन मूंग, हमारे 8-10 ज़िले हैं जहाँ पे मूंग प्रमुखता से लगाई जाती है, तो जब इसकी पत्तियाँ झड़ती हैं, हमारी मूंग की पत्तियाँ झड़ती हैं, तो इससे भी हमारे खेत में जीवाश्म की वृद्धि होती है। तो एक बहुत बढ़िया हमारा जो उदाहरण है फसल चक्र का, कि एक बार खाद्यान्न फसल, उसके बाद दलहनी फसल। तो जैसे अधिकांश क्षेत्रों में हमारी गेहूं की फसल थी, तो उसके बाद जिन क्षेत्रों में मूंग की फसल आती है तो उससे हमारे जो है पत्तियों के सड़ने से, गठानों से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है, और ये फसल चक्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और इससे हमारे मृदा की उर्वरता जो है बढ़ती है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, आपने बताई वैसे पहले, लेकिन हमारे पास जो मैसेज आया था किसान भाइयों को, उसमें एक रस चूसक कीट है और एक छोटी इल्ली है, ये बहुत ज़्यादा तंग करती है किसानों को। तो इसके बारे में कोई बेहतर जो प्रोडक्ट है वो बताइए, वो सजेस्ट करिए। देखिए, रस चूसक कीट, किसी भी फसल में रस चूसक कीट का भी प्रकोप होता है, इल्लियों का भी प्रकोप होता है। तो रस चूसक कीट की जहाँ तक बात है तो इसको हम जैविक तरीके से भी जो है नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे नीम ऑयल आता है, आप देखते हैं बाज़ार में नीम ऑयल आता है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, 1 लीटर 1 एकड़ में कर सकते हैं। या जो हमारे महिलाएं हैं, हमारे किसान हैं, जो जैविक खेती आजकल कर रहे हैं, क्योंकि मूंग की फसल में रसायनों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो सरकार इसको प्रेरित कर रही है कि कम रसायनों का हम उपयोग करें। तो जैसे हम
नीम की पत्ती का काढ़ा। एक बर्तन में हम नीम के 5 लीटर पानी लेके 3-4 किलो नीम की पत्ती बना के उसका काढ़ा बना सकते हैं। गौमूत्र है, मठा है, छाछ है। तो छोटे रस चूसक कीटों के लिए हम जैविक उपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक की बात है तो हम जो है थायोमेथाक्साम का उपयोग कर सकते हैं। 20 एसपी मात्रा 50 ग्राम प्रति एकड़ का उपयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड का कर सकते हैं। तो इस तरीके से रस चूसक कीट को हम बड़े आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। और रही बात हमारी इल्ली की, तो इल्ली का प्रकोप जो है लगातार, क्योंकि मूंग का रकबा बढ़ता जा रहा है और लगातार एक ही दवाइयों का 2-3 दवाइयाँ जो हैं उनका ज़्यादा उपयोग होता है, जिस वजह से मूंग की फसल में इल्लियों का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो इसमें किसान भाई ध्यान रखें कि जब भी हमारा मूंग की फसल में इल्लियों 20 दिन 25 दिन पे अटैक शुरू होता है, आक्रमण होता है, तो हम पहले हल्की दवाइयों का उपयोग करें। किसान भाई अधिकतर ये होता है कि तेज़ दवाइयों को शुरुआत में ले आते हैं, तो उससे फिर उसका असर कम हो जाता है। तो शुरुआत में हमारी जो हल्की दवाइयाँ हैं, जैसे क्लोरपायरीफास 20 सीसी है, मात्रा हमको 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर रखना है। दूसरी हमारी प्रोफेनो प्लस साइपरमेथ्रिन है, इसको 44 सीसी है, इसको भी हम जो है 1.25 लीटर प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। तो ये हमारी हल्की दवाइयाँ हैं, इनका हम शुरुआती अवस्थाओं में प्रयोग करें। और जहाँ तक बात बड़ी इल्ली की आती है, बाद में दूसरे छिड़काव की आती है, तो फिर दूसरे और नए मालिक्यूल आ रहे हैं, उसका हम जैसे क्लोरेंटा नीलीप्रोल करके दवाई आती है, इसको हम जो है 150 ml प्रति हेक्टेयर के दर से कर सकते हैं। इमाबेक्टिन बेंजुएट करके आता है, इसका हम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। तो तेज़ दवाइयों का उपयोग बाद में करें, हल्की दवाइयों से शुरुआत करें और इसके लिए कुछ जैविक नीम ऑयल भी हम करते हैं। तो इस तरीके से समन्वित यदि हम प्रबंधन करते हैं कीट का, तो हम बड़े आसानी से कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक और हमारे पास सवाल आया था, किसान भाई हैं जो, उन्होंने कहा था कि क्या मूंग की जो ग्रीष्मकालीन फसल है वो क्या पूरी तरह से हम क्या जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं? आने वाले दिनों में क्या संभावना है? अभी क्या कोई ऐसे प्रोडक्ट आए हैं, जैविक खाद हो या छिड़काव के लिए जो कीटनाशक है वो हो, तो क्या ये संभव है आगे? इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, मूंग की फसल हो, उड़द की फसल हो, कोई भी फसल हो, सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हर किसान अपने खाने के लिए, कम से कम स्वयं खाने के लिए जो है आधा एकड़ 1 एकड़ का एक ऐसा टुकड़ा बना ले जिसमें बिना रसायन का उपयोग करे। इसमें मूंग की फसल भी हम ले सकते हैं। इसके लिए जैसे जहाँ तक खाद की बात आती है तो हम खाद का उपयोग कर सकते हैं। इसमें गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं, केचुआ खाद का उपयोग कर सकते हैं। आजकल आपने एक नई जो है तकनीक सुनी होगी, प्राकृतिक खेती। देशी गाय पे आधारित जो आचार्य देवव्रत जी हैं, सुभाष पालेकर जी हैं, उनके द्वारा एक नई तकनीक बनी, देसी गाय के गोबर गौमूत्र आधारित जो है, तो इसमें बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र, इनका हम उपयोग करके जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं। कई तरह के मार्केट में जो है हमारे जैविक जो है कीटनाशक आ रहे हैं, बिवेरिया बेसियाना आ रहा है, बेसिलस थ्रूजेनेसिस आ रहा है, HNPV वायरस आ रहा है, ट्राइकोडर्मा विरिडी आ रहा है। तो कीटनाशक भी है, फफूंदनाशक भी है, खादें भी हैं। तो निश्चित बहुत अच्छी संभावना है कि हमारे प्रदेश के किसान जैविक मूंग का उत्पादन करके एक अच्छा जो है उदाहरण जो है पूरे देश के लिए सामने रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैविक खेती की तरफ आगे बढ़िए। जैविक खेती में फ़ायदा भी है और जीवन को नुकसान भी नहीं है। डॉक्टर साहब के साथ बातचीत जारी है, बहुत रोचक बातें आपको बताई जा रही हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको सुनाते हैं बुंदेली लोक गायिका साक्षी पटेरिया जी का ये सुमधुर गीत। बना खो चढ़ गो हर दी तेल बना मोरो पीरो पर गौरी। बना खो चढ़ गो हर दी तेल बना मोरो पीरो पर गौरी। बना के बाबोल चतुर सुजान बना खो गोदी ले लहरी। बना खो चढ़ गए हर दी तेल बना मोरो पीरो पर गौरी। बना के खा खा चतुर
ब्रेक के बाद स्वागत है किसान भाइयों आपका हमारे खास कार्यक्रम किसान संदेश में। और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्निल दुबे जी, जो रायसेन कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख भी हैं। उनसे आगे जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में सिंचाई का जो मेथड है वो किस तरह से आगे बढ़ता है और क्या उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर साहब, बहुत ही किसी भी फसल में जो है सिंचाई की व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। यदि हम मूंग की बात करें 60 से 65 दिन की फसल में हमको लगभग 2 या 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई देख लें कि मिट्टी में खेत में कितनी नमी है। यदि हम थोड़ा सा खेत में जाके देखेंगे, यदि 1 अंगुल 1.5 अंगुल तक हमारे खेत में नमी है तो उसके बाद हमको जो है सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। सामान्यतः 10 से 12 दिन में हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसका हम उपयोग कर सकते हैं। चूँकि पानी की कमी रहती है तो इसके लिए किसान भाई जो अपना स्प्रिंकलर मेथड आता है, जिसको चिड़िया भी कहते हैं देसी भाषा में, तो उसका भी हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। तो अपने खेत की मिट्टी हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, उसमें कितनी नमी है, उसके आधार पर हमको सिंचाई का जो है महत्वपूर्ण हमको कार्य करना चाहिए। और इसमें जो है ज़्यादा पानी की आवश्यकता न करके यदि हम चिड़िया का स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं तो ये बहुत ही काफ़ी जो है लाभदायक होता है। तो क्रांतिक अवस्थाओं में जैसे फूल आने से पहले भी सिंचाई होना चाहिए, दाना पड़ते समय भी हमको जो है सिंचाई यदि होती है तो इससे हमको जो है उत्पादन में काफ़ी फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल था हमारे पास। जो कृषि आदान लेते समय जो ज़रूरी बातें हैं वो कौन कौन सी बातें हैं और उनका ध्यान किस तरह से किसान भाई रख सकते हैं? ये हमेशा जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय रहता है कि किसान भाई हमारे खरीफ सीजन हो, रबी सीजन हो, जायद सीजन हो, हमेशा जो है जब भी सीजन आता है तो उसके पहले कृषि आदान, चाहे बीज हो, खाद हो, दवाई हो, कीटनाशक हो, कई तरह के कृषि आदान लेते हैं। तो इसमें किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि हमको जो जब भी हम कोई दवाई लेते हैं, कीटनाशक लेते हैं, तो पहले दवाई पे देखें कि दवाई पे बनाने जो है 3-4 जानकारियाँ रहती हैं। उसको बनाने की तिथि क्या है, उसकी एक्सपायरी तिथि क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, लाट नंबर क्या है। कीटनाशक हो, खरपतवार नाशक हो, सबकी बोतलों में लिखा होता है। जब कृषि आदान लेते हैं तो पक्का बिल अवश्य लें। हमारे किसान भाई क्या है कि बिल नहीं लेते हैं। यदि वो बिल लेते हैं तो उस पर उसकी पूरी डिटेल आती है। और अच्छी गुणवत्ता का इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में स्थित है, कृषि विभाग स्थित है, वहाँ अपनी जो है जानकारी करें, संपर्क करें, लोगों से जानकारी करें। और अच्छा उत्पाद यदि हम लेंगे तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। और हमको जो है उसमें तो कृषि आदान लेते समय इन बातों का पक्का बिल अवश्य लेना है। और उस प्रोडक्ट की बनाने की तिथि, एक्सपायरी तिथि, इसका विशेष ध्यान रखें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई कृषि आदान लेते समय किस तरह की सावधानी बरतें हैं किसान भाई। मेरा अगला सवाल ये है डॉक्टर साहब कि मूंग के बारे में, मूंग के उत्पादन बढ़ाने के लिए उसकी ग्रोथ और किस तरह से वो पके। लेकिन अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पे कि जब मूंग की फसल पक के तैयार हो जाती है और उसकी कटाई हो जाती है और वो जब घर पहुंचती है तो उसका रखरखाव किस तरह से हो ताकि मंडी में जाके वो उसका अच्छा समर्थन मूल्य, राज्य सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदी कर रही है मूंग की, तो अच्छी फसल जाए, लोगों को अच्छी दाल मिले, तो उसका रखरखाव किस तरह से किसान भाई करें, इसके बारे में बताइए। इसमें एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि कई क्षेत्रों में जब मूंग की फसल पक के तैयार होती है तो उसको सुखाने के लिए भी कुछ जो है दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। खरपतवार नाशकों का दवा उपयोग करके मूंग की फसल को सुखा लिया जाता है, वो बहुत ही हमारे जो है ठीक नहीं है फसलों के लिए, हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए। तो इसका विशेष ध्यान रखें किसान भाई कि सामान्यतः जिस तरह से वो हमारी मूंग सूखती है वही कार्य करें, किसी भी दवाइयों का उपयोग करके उसको न सुखाएं। और जहाँ तक बेहतर उत्पादन की आपने बात करी कि मूंग का किस तरह रखरखाव करना है, तो इसकी शुरुआत हम जो है खेत की तैयारी से करते हैं कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय यदि हमको ऐसा लगता है तो हम नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे जो है कीटों का प्रकोप हमारा कम हो जाता है। बीज का हम बीजोपचार करके हम बुआई को करना है, अच्छी किस्मों का चयन करना है। हर 3 साल में हमारे किसान भाइयों को बीज का बदलाव करना है। एक हम देखते हैं कि किसान भाई साल दर साल एक ही बीज को लगाता है, तो उससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो हर 3 साल में वो अपने बीज को बदल ले, हर तीसरे साल नया बीज को लगाए, बीजोपचार करे, सही समय पर बुआई करे, खरपतवार का नियंत्रण करे, एकीकृत जो है पोषण प्रबंधन करे और कटाई के बाद उसकी सुखाई, क्योंकि हमारे किसान भाई हम देखते हैं भंडारण भी करते हैं, मार्केट में भी ले जाते हैं।
तो किसी भी अनाज को भंडारण से पूर्व जो है कम से कम 2-3 दिन तक उसकी अच्छी तरह सुखाई करना चाहिए। और उसको जब दाना हमारे दांत में रखने के बाद कट की आवाज़ आए, मतलब वो पूर्णतः सूख गया है, उसकी अच्छी छनाई बनाई कर लें, ग्रेडिंग कर लें। अच्छा साफ़ सुथरा अनाज लेके यदि हम अपनी मंडियों में जाते हैं तो निश्चित है हमको जो अपनी पैदावार है उसकी गुणवत्ता अच्छी होने के कारण उसका मूल्य काफ़ी अच्छा मिलता है। डॉक्टर साहब, एक बात कई लोगों के मैंने मुंह से सुनी है कि जो ग्रीष्मकालीन मूंग है वो पूरी रासायनिक प्रक्रिया से उगाई जाती, पैदा की जाती है। तो क्या उसका मानव जीवन पर उसका सेवन करने के बाद कुछ असर रहता है उसका? ये इसके बारे में थोड़ी सी भ्रांति है, उसको दूर करिए। बिल्कुल ये सही बात है कि मूंग की फसल में चूँकि कीटों का प्रकोप होता है, रस चूसक कीट आते हैं, इल्लियाँ आती हैं, कई जगह फसल सुखाने को दवाइयों का उपयोग होता है, तो निश्चित है कि मूंग में काफ़ी अधिक मात्रा में रसायनों का उपयोग हो रहा है। मूंग को हम बहुत अधिक जहरीला कर रहे हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं है, क्योंकि सामान्यतः जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर यही कहता है कि मूंग की दाल खाएं आप, और यदि इस तरह की यदि हमको मूंग की दाल खाने में आएगी तो निश्चित है मानव स्वास्थ्य पे जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो किसान भाई इसका बिल्कुल ध्यान रखें, जो आवश्यकता है उसी के अनुसार जो हम दवाइयों का उपयोग करें, अनुशंसित दवाइयों का उपयोग करें और सही तकनीक का उपयोग करें। जैविक की तरफ भी बढ़े डॉक्टर? जैविक की तरफ भी हमको बढ़ना होगा। इसके लिए थोड़ी सी ये सलाह है कि हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, आपके ब्लॉक स्तर पे कृषि अधिकारी हैं, वहाँ पे आप संपर्क करें, विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे संपर्क करें। और दो जो है हमारे मध्य प्रदेश शासन के टोल फ्री नंबर है 1800-233-4433। फिर से मैं बता रहा हूँ 1800-233-4433, 1800-180-1551, 1800-180-1551। तो दो ऐसे किसान कॉल सेंटर हैं जिस पर किसानों को कभी भी कोई समस्या आती है, बीज के बारे में, खाद के बारे में, कीटनाशक के बारे में, बोने के समय कोई भी जानकारी यदि लगती है तो ये टोल फ्री नंबर है शासन की ओर से, तो इनका हम उपयोग करें और सलाह के आधार पर अच्छी खेती करें। और जैविक को जितना हम कर सकते हैं, जैविक और प्राकृतिक खेती, तो ये हर फसलों के लिए हमारी लाभदायक है। इस तरह से हम अपनी खेती को और अच्छा सुधार करके मृदा का भी सुधार करेंगे और अपने मानव स्वास्थ्य के लिए भी गुणवत्ता एक जो है अपनी उत्पाद का हम जो है उत्पादन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और थोड़ा सा आगे बढ़ गया अपना विषय। आपने जैसे बताया था कि जो बीजों की जो बीज हर साल 3 साल में बदलें आप, तो कुछ बीजों के नाम बता दीजिए जो उत्पादन बढ़ाने में और ज़्यादा पौष्टिक फसल देने में कारगर होते हैं, कुछ बीजों को किसान भाइयों। मूंग की यदि हम बात करें तो हालांकि मूंग का सीज़न निकल चुका है, पर आगे हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि जब भी हम मूंग की खेती कर रहे हैं तो जो हमारे नए बीज आ रहे हैं, अभी अधिकांश क्षेत्रों में PDM 139 सम्राट नाम से किस्म है जो काफ़ी पुरानी है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी जगह जैसे विराट करके किस्म है, IPM 205-7 है, शिखा है, कनिका है, 410-3 है, MH 421 है, MH 1142 है। तो काफ़ी अच्छी मूंग की किस्में आ गई हैं, इनका हम किसान भाई उपयोग करें। तो उन्नत बीज का उपयोग करने से हमारी पैदावारी कम से कम 15 से 20% जो हम बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल के बारे में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्निल दुबे जी से बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की है। इनका ये आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होंगी। आपने कीट नियंत्रण के बारे में जाना, छोटी इल्ली, रस चूसक के बारे में जाना, कई जैविक जो खाद और तरल खाद है उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने हमको जानकारी दी है। तो आने वाले दिनों में आप और किस तरह की जानकारी डॉक्टर साहब से चाहते हैं, हमसे चाहते हैं, उसके बारे में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और आपने कीमती कमेंट ज़रूर हमें दें। तो बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। और डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय हमें दिया। आप देखते रहिए स्वदेशी न्यूज़। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।